हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक शिक्षण संस्थान सीकर। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 10 विज्ञान विषय चैप्टर नंबर 8 जो है कार्बन व इसके यौगिक। इसका आज हम पार्ट फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है वो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और जो आपकी जो आरबीएससी की एग्ज़ाम होती है उसमें 4 नंबर की जो क्वेश्चन है वो इस चैप्टर से प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं। और वैसे चैप्टर इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा ये हमारा आज का जो। तो इसमें आज की इस वीडियो में हम शुरू करने से पहले जो कार्बन है और उसके यौगिक। तो कार्बन आपको पता है क्या है, एक अधातु है और इनके कौन कौन से यौगिक बनते हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जो कुछ वैज्ञानिक है उन्होंने जो कार्बनिक यौगिक है उनका निर्माण कैसे किया, किस प्रकार किया, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले हम जो देखेंगे वो क्या है, जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत। तो जैव शक्ति सिद्धांत जो है उसके बारे में हम सबसे पहले इस चैप्टर में जानने वाले हैं। जैव शक्ति सिद्धांत। अब सबसे पहले आता है जैव शक्ति सिद्धांत है क्या। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, ये कब दिया गया था, तो इसके बारे में हम जो है वो सब देखने वाले हैं। तो जैव शक्ति सिद्धांत जो है वो सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था, जो बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक है, उस बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक ने जैव शक्ति सिद्धांत जो दिया था। तो जैव शक्ति सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, बर्जेलियस। तो बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक ने जैव शक्ति सिद्धांत जो है वो सबसे पहले दिया था 1815 में। कब दिया था, 1815 में। सन 1815 में बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक ने जैव शक्ति सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और उन्होंने क्या बताया था अपने इस सिद्धांत के अनुसार कि जो कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक, तो कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कहाँ किया जाता है, प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता। यानी इन्हें रासायनिक विधियों द्वारा कार्बनिक यौगिक नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं। इनका निर्माण जो होता है वो केवल जीवधारियों के स्रोतों से होता है। तो जो जैव शक्ति सिद्धांत है वो क्या कहता है कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीवधारी स्रोतों से होता है और प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण नहीं किया जा सकता। ये क्या था, बर्जेलियस द्वारा प्रस्तुत जैव शक्ति सिद्धांत था और इसका नाम उन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत दिया था। अब बात आती है 1828 की। 1828 वोलर, एक वैज्ञानिक का नाम है वोलर। वोलर ने सन 1828 में जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया। जैव शक्ति सिद्धांत का क्या किया, खंडन किया। तो कब किया था, सन 1828 में वोलर नामक वैज्ञानिक ने जैव शक्तिवाद जो सिद्धांत है उसका खंडन किया। तो उसने किस प्रकार जैव शक्तिवाद सिद्धांत का खंडन किया, तो उन्होंने क्या किया, जो अकार्बनिक पदार्थ से प्रयोगशाला में कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करके इस जैव शक्तिवाद सिद्धांत का खंडन किया। तो उन्होंने प्रयोगशाला में जो कार्बनिक पदार्थ है उसका निर्माण किस प्रकार किया तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो वोलर नामक वैज्ञानिक ने अमोनियम सल्फेट प्लस पोटेशियम साइनेट
को गर्म करके कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया। कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया, यानी अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को गर्म करके वॉलर नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, जिसमें यूरिया, उनका निर्माण किया। कैसे किया उसको हम अभिक्रिया के द्वारा जानते हैं। तो अमोनियम सल्फेट क्या होता है? NH4 SO4, अमोनियम NH4 SO4 होल 3, अमोनियम सल्फेट NH4 SO4 सॉरी, इसको हम ऐसे लिख देंगे जैसे NH4 2 SO3। तो ये क्या है? अमोनियम सल्फेट। और पोटेशियम साइनेट का जो सूत्र होता है KCNO, ये होता है पोटेशियम साइनेट, ये होता है अमोनियम सल्फेट। और इसको गर्म किया गया। गर्म करने पर, तो गर्म करने पर क्या बना? K2SO4 प्लस NH4CNO। तो किसका निर्माण हुआ? पोटेशियम सल्फेट और अमोनियम साइनेट का निर्माण हुआ। तो NH4 2SO4 प्लस KCNO, इसको जब गर्म किया गया तो पोटेशियम सल्फेट और अमोनियम साइनेट का निर्माण हुआ। तो ये क्या है? अमोनियम सल्फेट। और ये क्या है? पोटेशियम सल्फेट। और ये क्या बन गया? अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट। अब इस अमोनियम साइनेट को NH4CNO, इसको और अधिक गर्म किया। ये जो सिंबल होता है वो गर्म करने का होता है, हमने अभिक्रियाओं में देखा था। NH4CNO, तो इससे किसका निर्माण हो गया? NH2CO NH2। तो किसका निर्माण हो गया? यूरिया। तो ये किसका है? यूरिया। यूरिया क्या है? एक कार्बनिक यौगिक। और यूरिया का निर्माण करके वॉलर ने ये सिद्ध कर दिया कि प्रयोगशालाओं में भी कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया जा सकता है। तो यूरिया का निर्माण करने के उपरांत ये जो जैव शक्तिवाद सिद्धांत है उसका क्या हुआ? खंडन हुआ। जैव शक्ति सिद्धांत का क्या हो गया? खंडन हो गया। जैव शक्तिवाद जो सिद्धांत है उसका क्या हो गया? खंडन हो गया। जब अमोनियम सल्फेट है उसको पोटेशियम साइनेट से विकृत करवा के गर्म करते हैं तो पोटेशियम सल्फेट और अमोनियम साइनेट का निर्माण होता है। और ये जो अमोनियम साइनेट है इसको और अधिक गर्म किया जाता है तो यूरिया, यानी जो कार्बनिक पदार्थ यूरिया है उसका निर्माण होता है। इसमें देखो ये कार्बन उपस्थित है, तो कार्बनिक पदार्थ जो यूरिया है इसका निर्माण होता है। तो अब इसको हम संतुलित करके भी देख लेते हैं। इधर देखो NH2, नाइट्रोजन के 2 परमाणु, तो इधर 2 परमाणु। हाइड्रोजन के कितने हो गए? 4 दूनी 8। तो इधर कितने हो गए? जैसे 2 और 2 4, कितने हो गए? 4। और इधर कितने हैं? 8 परमाणु है। तो इसको हम किस प्रकार से आगे लिख सकते हैं? तो ये अभिक्रिया हमारी क्या है? हमारी संतुलित है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अमोनियम साइनेट से जो यूरिया है उसका निर्माण करके सिद्ध कर दिया। किसने? वॉलर ने ये सिद्ध कर दिया कि यूरिया का जो निर्माण है वो प्रयोगशाला में भी आसानी से किया जा सकता है। और इसके आधार पर जो जैव शक्तिवाद जो सिद्धांत है उसका क्या हो गया था? खंडन हो गया था। अब उसके बाद में हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो आता है, अगला जो पॉइंट जो आएगा हमारा वो आएगा कार्बन है, उसके कौन कौन से गुण धर्म होते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होती है।
तो अब कार्बन के गुणधर्म और कार्बन की विशेषताएं हम पढ़ने वाले हैं। तो अगला हमारा जो पॉइंट होगा इसमें कार्बन के गुणधर्म या कार्बन की विशेषताएं। तो अगला पॉइंट है कार्बन के गुणधर्म। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा कार्बन के गुणधर्म या कार्बन की विशेषताएं। कार्बन की विशेषताएं। तो कार्बन परमाणु है, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है जिनके आधार पर हम इसको पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो कार्बन की प्रमुख जो विशेषताएं आती है, सबसे पहले आती है कार्बन जो है उनका जो परमाणु क्रमांक, कार्बन है उसका परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। और इसका प्रतीक क्या होता है? कार्बन को किस प्रतीक के रूप में प्रदर्शित करते हैं? इसको किससे लिखा जाता है? C से लिखा जाता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका प्रतीक होता है C। अब बात आती है परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक को यदि परिभाषित करें तो हम इसको लिख सकते हैं परमाणु के नाभिक में, ये परमाणु का नाभिक, तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। कितने प्रोटॉन उपस्थित हैं तो उसके आधार पे हम परमाणु क्रमांक को परिभाषित कर सकते हैं। सेकंड जो इसकी प्रमुख विशेषता आती है वो आती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कार्बन परमाणु है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम करें तो क्या आता है? 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p2। तो कार्बन परमाणु है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 व 2p2 प्राप्त होता है। थर्ड इसकी विशेषता आती है इसकी संयोजकता। तीसरी जो प्रमुख इसकी विशेषता है वो है संयोजकता। अब बात आती है संयोजकता किसे कहते हैं। तो संयोजकता को यदि हम परिभाषित करें तो संयोजकता क्या होती है? किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कैसे होती है? जैसे हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा तो ये पहला कोश है और ये सेकंड कोश। तो परिभाषा के अनुसार क्या होता है कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? इसकी संयोजकता कहलाती है। तो बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो इसकी संयोजकता क्या हो गई? 4 हो जाती है। अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि कार्बन जो परमाणु है वो अपनी संयोजकता को अन्य परमाणुओं के साथ, कार्बन परमाणु अपनी संयोजकता को अन्य परमाणु के साथ, अपनी संयोजकता को अन्य परमाणु के साथ किस प्रकार से व्यवस्थित करता है और व्यवस्थित करके या संयोग करके अणु का निर्माण करता है। कार्बन परमाणु अपनी संयोजकता को अन्य परमाणु के साथ किस प्रकार संयोग करके अणु का निर्माण करता है, तो ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं जो कार्बन परमाणु है वो 4 एकल संयोजी परमाणु के साथ, तो इसका जो अणु का निर्माण का जो पहला क्रम है वो है 4 एकल संयोजी परमाणु द्वारा, एकल संयोजी परमाणु द्वारा, 4 एकल संयोजी परमाणु द्वारा कार्बन है
वो किस प्रकार से बंध बनाता है और अणु का निर्माण करता है। जैसे हम उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे है मेथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। जैसे ये कार्बन परमाणु अन्य 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़ता है, 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़ के 4 एकल संयोजी परमाणु के साथ जुड़ता है और अणु का निर्माण करता है, जिसमें 4 एकल संयोजी हाइड्रोजन परमाणु है। तो ये कार्बन उनके साथ एकल बंध बना के अणु का निर्माण करता है। इसी प्रकार कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये CCl4, इसमें कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु अर्थात अन्य 4 एकल संयोजी परमाणु के साथ जुड़ के बंध का जो है वो निर्माण करता है। तो पहले हमने पढ़ा 4 एकल संयोजी परमाणु के द्वारा। सेकंड है 4 एकल हो गए। अब हम सेकंड में देखने वाले हैं 2 एकल संयोजी और 1 द्विसंयोजी परमाणु द्वारा, 2 एकल संयोजी व 1 द्विसंयोजी परमाणु द्वारा, द्विसंयोजी परमाणु द्वारा। तो इसमें एक कार्बन परमाणु है, वो 2 तो एकल संयोजी परमाणु जिसमें हम सामान्यतः हाइड्रोजन लेते हैं, और 1 द्विसंयोजी परमाणु जिसमें हम सामान्यतः क्या लेते हैं, ऑक्सीजन जो है वो लेते हैं। तो जैसे हम लिखते हैं ये कार्बन परमाणु 2 बंध तो किससे जुड़ेगा, एकल संयोजी परमाणु के द्वारा, और यहाँ पे एक परमाणु यानी 1 द्विसंयोजी परमाणु द्वारा द्विबंध बनाता है और 2 एकल संयोजी परमाणु द्वारा एकल एकल बंध बनाता है। तो ये क्या हो गया, HCHO, इसको हम क्या बोलते हैं, फार्मेल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड। तो जो फार्मेल्डिहाइड का अणु होता है, इसमें जो कार्बन परमाणु है वो 2 एकल संयोजी परमाणु से और 1 द्विसंयोजी परमाणु से बंध बनाकर अपनी संयोजकता को पूरा करता है और अणु का निर्माण जो है वो करता है। थर्ड इसमें हम देखने वाले हैं 1 एकल संयोजी और 1 त्रिसंयोजी परमाणु द्वारा, एक जिसमें 1 तो एकल संयोजी परमाणु होगा और 1 होगा त्रिसंयोजी परमाणु। तो जो थर्ड है हमारा 1 एकल संयोजी व 1 त्रिसंयोजी परमाणु द्वारा, 1 त्रिसंयोजी परमाणु द्वारा। तो इसमें 1 परमाणु तो है एकल संयोजी और 1 है त्रिसंयोजी। जैसे हम बात करते हैं, उदाहरण के रूप में हम लेते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड क्या लिखते हैं, HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, जिसको हम क्या लिखते हैं, HCN। इसमें देखो एक कार्बन परमाणु है, एक तो हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ता है और एक जगह एक त्रिसंयोजी परमाणु यानी नाइट्रोजन से जुड़ता है। तो किसका निर्माण होता है, हाइड्रोजन साइनाइड के अणु का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसमें कार्बन परमाणु 1 एकल संयोजी से और 1 त्रिसंयोजी परमाणु के साथ जुड़ के किसका निर्माण करता है, बंध का निर्माण करके अणु बनाता है। तो हमने तीसरा देख लिया। अब जो अगला है, तो अगले में हम क्या लिखने वाले हैं, चौथी इसकी जो संयोजकता की विशेषताओं का जो पॉइंट है, तो इसमें हम लिखेंगे 2 द्विसंयोजी परमाणु द्वारा, 2 द्विसंयोजी परमाणुओं
द्वारा। तो इसमें 2 द्विसंयोजी परमाणु हम लेने वाले हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड में 2 द्विसंयोजी परमाणु, जैसे एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन, ये द्विसंयोजी, और इधर भी ये द्विसंयोजी, बनेगा क्या? CO2। तो हम लिख सकते हैं कि 2 द्विसंयोजी परमाणु के द्वारा भी जो कार्बन है वो अपना अष्टक पूर्ण करके अणु का निर्माण जो है वो कर लेता है। तो हमने ये पॉइंट जाना संयोजकताओं से संबंधित। अगला हमारा जो पॉइंट है वो आता है ज्यामिति। अगली जो विशेषताएं हैं, जो 4th विशेषता है कार्बन की, वो है ज्यामिति। कार्बन की ज्यामिति कैसी होती है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो कार्बन की ज्यामिति जो होती है वो क्या होती है? समचतुष्फलकीय, समचतुष्फलकीय। कार्बन की ज्यामिति होती है समचतुष्फलकीय। तो समचतुष्फलकीय ज्यामिति किस प्रकार होती है तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि जो समचतुष्फलकीय संरचना होती है उसमें जो चारों संयोजकताएं होती है, चारों संयोजकताएं कहाँ व्यवस्थित होती है? तो समचतुष्फलकीय ज्यामिति में चारों संयोजकताएं एक चतुष्फलक के चारों कोनों पर निर्देशित होती है। चतुष्फलक जो होता है, चतुष्फलक के चारों कोनों की तरफ, चारों कोनों की तरफ निर्देशित होती है। चारों कोनों की तरफ क्या होती है? निर्देशित होती है। और कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु क्या होती है? समचतुष्फलक के केंद्र में होता है। समचतुष्फलक के केंद्र में स्थित होता है, केंद्र में स्थित होता है। और संयोजकताएं होती है, प्रत्येक संयोजकताओं के मध्य बंद कोण का मान, प्रत्येक संयोजकताओं के मध्य बंद कोण का मान कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। तो ज्यामिति क्या होती है? क्वेश्चन आता है परीक्षा में, कार्बन परमाणु है उसकी ज्यामिति क्या होती है? समचतुष्फलकीय होती है। फिर उसके बाद में आगे आता है कि भाई जो समचतुष्फलक होता क्या है? तो समचतुष्फलक में जो चारों संयोजकताएं होती है, जैसे इस प्रकार हम मान सकते हैं, समचतुष्फलक में चारों संयोजकताएं कोनों की तरफ निर्देशित होती है। ये कोनों की तरफ निर्देशित हो रही है। और जो समचतुष्फलक का केंद्र यानी जो केंद्र है वो मध्य में स्थित होता है, केंद्र में स्थित होता है। तो ये समचतुष्फलक का क्या है? केंद्र। और ये क्या है? चारों संयोजकताएं जो कोनों की तरफ निर्देशित होती है। और प्रत्येक संयोजकताओं के मध्य, ये जितनी भी संयोजकताएं दिख रही है इनके मध्य जो बंद कोण का मान कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट बंद कोण का मान होता है। अब आगे बात आती है जो अगला पॉइंट है इसमें कि भाई समचतुष्फलक है उसको हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। समचतुष्फलक होता क्या है, इसको हम किस प्रकार से समझा सकते हैं। तो अगला हमारा पॉइंट रहने वाला है समचतुष्फलक। समचतुष्फलक। अब समचतुष्फलक होता क्या है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं कि ऐसा चतुष्फलक जिसमें 4 त्रिभुजाकार फलक उपस्थित हो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा चतुष्फलक, ऐसा चतुष्फलक जिसमें 4 त्रिभुजाकार फलक उपस्थित हो। ऐसा चतुष्फलक जिसमें 4 त्रिभुजाकार फलक उपस्थित हो, उनमें से एक को आधार मानते हुए, उनमें से एक को आधार मानते हुए, यानी इनमें से 4 त्रिभुजाकार फलक हो सकते हैं और हमें एक को क्या मानना है? आधार मानता है।
और तीनों कोणों को एक शीर्ष पर मिला देते हैं, एक को आधार मानते हुए इसके तीनों कोनों को एक शीर्ष पर मिला दिया जाता है। तीनों कोनों को एक शीर्ष पर मिला दिया जाता है तो तीन अन्य त्रिभुजाकार फलक बन जाते हैं। तो तीन अन्य त्रिभुजाकार फलक बन जाते हैं। तो तीन अन्य त्रिभुजाकार फलक बन जाते हैं। इस प्रकार जो हमें त्रिविमीय ज्यामिति प्राप्त होती है इसे हम क्या बोलते हैं? समचतुष्फलक बोलते हैं। इस प्रकार प्राप्त त्रिविमीय ज्यामिति को समचतुष्फलक कहते हैं। समचतुष्फलक कहते हैं। अब इसको देखो, ध्यान से समझना है कि ऐसा चतुष्फलक जिसमें चार त्रिभुजाकार फलक उपस्थित हो तो फलक की संख्या कितनी होनी चाहिए? चार। तो चार त्रिभुजाकार फलक उपस्थित हो जिसमें हमें आधार कितने को मानना है? सिर्फ एक को। एक को आधार मानते हुए इनके तीनों कोणों को एक शीर्ष से मिला दिया जाए तो तीन अन्य त्रिभुजाकार फलक बन जाते हैं। तो इस प्रकार जो त्रिविमीय ज्यामिति हमें प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलते हैं? समचतुष्फलक इनको कहा जाता है। तो हम इस प्रकार समचतुष्फलक को समझ सकते हैं। अब अगला जो एक छोटा सा पॉइंट आता है उसका नाम है बंद कोण, बॉन्ड एंगल। बंद कोण, या इसको हम लिख सकते हैं बॉन्ड एंगल। अब बंद कोण किसे कहते हैं? अब बंद कोण को हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि दो निकटवर्ती बंदों के मध्य जो कोण बनता है उन कोण को बंद कोण कहते हैं। कैसे? किस प्रकार? अब जैसे ये हमने तैयार कर लिया मीथेन। ये किसकी संरचना है? मीथेन। ये निकटवर्ती बंद है, ये भी निकटवर्ती, ये निकटवर्ती और ये भी निकटवर्ती। तो बंद कोण या बॉन्ड एंगल किसे कहते हैं? दो निकटवर्ती बंदों के मध्य बने कोण। अब जैसे ये और ये दो निकटवर्ती बंद है, इन निकटवर्ती बंदों के मध्य बने कोण, ये जो कोण बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? बंद कोण कहते हैं। या इधर देखना, ये और ये दो निकटवर्ती बंद है, इनके मध्य बने कोण वो भी क्या कहलाता है? बंद कोण कहलाता है। तो दो निकटवर्ती बंदों के मध्य बने कोण को क्या बोलते हैं? बंद कोण कहते हैं। और बंद कोण का एक उदाहरण हम लेते हैं मीथेन। और परीक्षा की दृष्टि से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बंद कोण क्या है? तो हम इसको लिख सकते हैं जो निकटवर्ती बंदों के मध्य बने कोण को बंद कोण कहते हैं। और क्वेश्चन ऐसा बहुत बार पूछा गया है कि मीथेन में बंद कोण का मान कितना होता है? तो मीथेन में बंद कोण का मान कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट। तो मीथेन में बंद कोण का मान कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। तो इस प्रकार हम बॉन्ड एंगल है उसको परिभाषित कर सकते हैं। उसके बाद में अगली जो पांचवी हमारी जो विशेषता आती है इसकी, नेक्स्ट जो है कार्बन परमाणु की अगली जो विशेषताएं हैं वो है श्रृंखलन की प्रकृति या श्रृंखलन का गुण। अगली जो हमारी पांचवी विशेषताएं हैं वो आती है श्रृंखलन की प्रकृति या श्रृंखलन का गुण। श्रृंखलन का गुण। अब श्रृंखलन क्या होता है? श्रृंखला का निर्माण करना। तो हम लिख सकते हैं कि कार्बन परमाणु में श्रृंखलन का गुण उपस्थित होता है।
तो श्रृंखलन का मतलब कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं। तो कार्बन परमाणु जो है उसमें श्रृंखलन का गुण उपस्थित होता है। अतः हम कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर, ये कार्बन और ये कार्बन, कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर श्रृंखला का निर्माण करते हैं, श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इस गुण को श्रृंखलन का गुण कहते हैं या श्रृंखलन कहते हैं या कैटालाइजेशन इसको सामान्यतः बोला जाता है। अब हमने श्रृंखलन को लिख लिया। अब कार्बन जो परमाणु है वो आपस में श्रृंखला में जुड़कर एक तो अशाखित श्रृंखला का निर्माण करते हैं, सेकंड जो है वो होती है शाखित श्रृंखला का निर्माण करते हैं, और थर्ड जो है वो चक्रीय यौगिकों का निर्माण करते हैं, चक्रीय यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार कार्बन परमाणु आपस में मिलकर शाखित, अशाखित व चक्रीय यौगिकों का निर्माण है वो आसानी से कर सकते हैं।